वेलकम बैक। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि यदि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि फर्स्ट उसमें r को 1 मानते हुए यदि हमारे पास ये a हो और यदि ये b हो, ठीक है, और इसका हम कोऑर्डिनेट a और b लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने 1 माना था कि ये रेडियस, मतलब अभी हम ये 1 मान रहे हैं और इस पोर्शन को हमने x माना था, ठीक है। इसको थीटा की जगह पे हम x मान रहे थे। तो यहाँ पे हमें दिखा था कि a को हम cos x लिख सकते हैं और b को हम sin x लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा मकसद ये था कि हम क्या करें कि अभी अपने जो पढ़ाई लिखाई का जो पोर्शन है उसको वहाँ तक इन्हेंस कर दे कि ये x जो है यदि 90 से ऊपर रहे तब भी हम उसका वैल्यू जान पाए। इसके लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एक सपोज करो कि हमने एक यूनिट सर्किल मान लिया, ठीक है। यदि हमारे पास एक यूनिट सर्किल होता और तो चलो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, एक यूनिट सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। यदि हमारे पास में यूनिट सर्किल होने का मतलब है कि उसका रेडियस जो है वो 1 है। तो यदि एक मैं यूनिट सर्किल ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, x के वैल्यू को कहीं पे भी मान सकते हैं पूरे क्वाड्रेंट में, पहले से लेके चौथे क्वाड्रेंट में, जो पिछले क्लास में मैं क्वाड्रेंट का हिसाब किताब बता चुका हूँ, कहीं पे भी मान सकते हैं। तो सिंपली एक बात मुझे बताइए कि यदि ये पॉइंट यहाँ पे होता, मतलब x हम ऐसा रखे हैं कि जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो यहाँ पे यदि मैं कोऑर्डिनेट a और b लिखता हूँ, यदि मैं कोऑर्डिनेट a और b लिखता हूँ तो डेफिनेटली यदि ये 1 है, ठीक है, तो ये पार्ट जो हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो a जो हो जाएगा cos x के बराबर हो जाएगा और b जो होगा वो sin x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसे यदि हम इमेजिन करते रहे तो ये जो पोर्शन है इतना जो है ये cos x है और ये जो हाइट है ये sin x है। अब सपोज करो कि हमने x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दिया और सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, सबको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ले गए और इस चीज़ को जो 1 था, इस रेडियस को ये बढ़ाते 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 हमने यहाँ लाया और लेट से यहाँ पे ला दिया, ठीक है। और एकदम सेम हाइट पे ऐसे लाया है, मान लेते हैं, चलो ठीक है, सेम हाइट पे भी नहीं लाया। तो एक चीज़ हम यहाँ पे गौर करते हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो तो अब बढ़ गया, x का जो वैल्यू होगा वो तो अब 90 से ऊपर है, जो ब्लैक कलर का x है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये डेफिनेट है कि इधर -x है और इधर पॉजिटिव x है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो भी होगा तो पहला पार्ट नेगेटिव होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये तो डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के जस्ट हम अपोजिट में गए थे लेकिन y एक्सिस के एलोंग में गए थे। और हमें पता है कि यहाँ पे जो पहला पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कोसाइन ऑफ एंगल को। देखो फर्स्ट जो है वो कोसाइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे जो कॉस ऑफ x होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो दूसरा ये पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है साइन को, तो ये साइन ऑफ x जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम यदि देखेंगे तो साइन x हमारे पास में पॉजिटिव हो गया और कॉस x जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। तो मैं एक टेबल यहाँ पे बगल में बनाए रखता हूँ, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर लिखेंगे और यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ऑब्जर्वेशन को हम पूरा करेंगे, इसमें लिखेंगे सभी का साइन और उसमें हम हर चीज़ का वैल्यू लिखते रहेंगे। जैसे सपोज करो कि साइन x का हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना था तो पॉजिटिव आया था, ठीक है, cos x का भी पॉजिटिव आ गया था। अब ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम tan x लिखने की कोशिश करें तो tan x तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, जैसे ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। क्या वैल्यू होगा उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो tan x यदि हम इस क्वाड्रेंट में निकाले, tan x इज नथिंग बट sin x बाई cos x, ठीक है, sin x बाई cos x। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसका मतलब जो tan होगा इसमें tan भी पॉजिटिव होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि tan का उल्टा cot होता है तो cot x भी पॉजिटिव होगा, cos का उल्टा sec होता है तो sec x भी पॉजिटिव होगा और sin का उल्टा cos x होता है तो ये cos x भी पॉजिटिव होगा। मतलब ऑल एक तरह से पॉजिटिव हो गया।
लेकिन जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि जो cos x है वो नेगेटिव है, मतलब cos जो है वो नेगेटिव है। यदि हम इसको दूसरे कलर से लिखें तो cos जो है वो नेगेटिव है, साइन वहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव जब हम tan लिखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। cot जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सेक जो है वो cos का उल्टा है तो भी नेगेटिव हो जाएगा। cos x साइन का उल्टा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ पार्ट भी होता है। साइन और cos x एक दूसरे का इन्वर्स है, मतलब इन्वर्स नहीं उल्टा है, 1/sin साइन है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम सपोज करो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए और थर्ड क्वाड्रेंट में लेट से मैं यहाँ पे x को थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पहुंचा दिया, मतलब x जो अब एंगल है वो यहाँ पे ये एंगल है जो ब्लू कलर से हमने लिखा है। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे हमें नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। और पहला चीज़ जो यहाँ पे होता है वो cos x होता है और दूसरा जो होता है यहाँ पे sin x होता है। तो यहाँ पे cos x और sin x दोनों के दोनों नेगेटिव दिख रहा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमेशा cos x होता है, ये sin x होता है। तो ऑब्जर्वेशन में आया कि cos और sin दोनों नेगेटिव होगा। तो यदि मैं इसमें लिखने की कोशिश करूँ थर्ड क्वाड्रेंट में यदि एंगल होता तो cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव, बट दोनों का यदि हमने क्या किया डिवीजन लिया, tan = sin बाई cos, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। और cot जस्ट 1/tan होता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सपोज करो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम अगेन ब्लैक से लिख देते हैं, यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो यहाँ पे जो ये पूरा जो ऐसा आएगा, ये जो x है ये ऑब्वियसली 270 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 270 डिग्री है तो 270 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पे यदि हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और y नेगेटिव हो गया। और यहाँ से हम देखें तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पहला पार्ट cos x का होता है और दूसरा जो होता है वो sin x का होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos x और sin x, cos x पॉजिटिव हो गया और sin x नेगेटिव हो गया। तो cos पॉजिटिव हो गया, sin नेगेटिव हो गया, दोनों का रेशियो tan होता है तो नेगेटिव ही आएगा। tan का उल्टा cot होता है तो नेगेटिव ही आएगा। cos का उल्टा sec होता है तो पॉजिटिव आएगा, sin का उल्टा तो नेगेटिव होगा। तो ये उसमें हो गया कि जो वैल्यू आएगा, तो अब आप एक तरह से एक लिमिट को ब्रेक कर दिए, जिसमें आपने ये सीखा कि यदि हमारा x 90 से एबव हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इवन 180 से एबव हो, इवन 270 से एबव हो, मतलब सभी क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू कितना आएगा वो हमें पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू इज नथिंग बट द ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो यहाँ से एक जो कंसिडरेशन, एक जो रिजल्टेंट निकाल सकते हो कि यहाँ पे ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन, और साइंस ये 1/sin ही cos होता है, तो हम कह सकते हैं कि ओनली साइन पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरा चीज़ इनहेरेंट है, मतलब ऑब्वियस है कि 1/sin cos होता है तो ये होगा। यहाँ पे tan है तो इसमें हम कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कहोगे कि cos पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेक के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे cos पॉजिटिव है। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन मिल गया कि यदि हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट क्वाड्रेंट में चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मिला वो ऑल पॉजिटिव मिला, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मिला वो साइन पॉजिटिव मिला। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आया वो tan पॉजिटिव मिला, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आया वो एक तरह से cos पॉजिटिव मिला। तो इसके अनुसार से बाकी का क्या वैल्यू होगा आप वो कर सकते हो। ये चीज़ यदि आप याद करके रखें तो बहुत अच्छा है, ये रिमेम्बरिंग वाले पोर्शन में है। और याद करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, इसका फर्स्ट लेटर C है, इसका A है, इसका S है और इसका T है, तो ये बन जाएगा कास्ट। तो हम इसे कास्ट रूल कह सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है फोर्थ से लेके ऐसे, फोर्थ फर्स्ट ऐसे करके, ठीक है। जैसे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में आपने इसको
ऐसे ध्यान रखना है। तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा ये आपके पास में पता चल गया। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा, जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब यदि मैं आपसे सिर्फ ऐसा पूछूं कि साइन ऑफ 130 डिग्री जो होगा, साइन ऑफ 130 डिग्री ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूं, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 130 डिग्री इज द एंगल बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 90 प्लस आप 40 करोगे तो, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है उसमें साइन पॉजिटिव है और साइन कह रहा है तो ये डेफिनेट होगा कि पॉजिटिव होगा। लेकिन यही चीज़ यदि मैं कहता कि सपोज करो कि tan 130 कितना होता, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन से पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आता। क्या वैल्यू आता हम उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह के सेंस को आप बहुत आसानी से बता सकते हो। क्लियर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ यदि सपोज करो कि tan ऑफ 330 निकालना है, अब मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आपको सिर्फ ये बताना है, tan 330 नहीं बताना है, अभी नेचर से बताना है। तो tan 330 ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 330 कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ पहचान में आपको करना है कि किस क्वाड्रेंट में है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे। ठीक है, सेम सर्कुलर पार्ट से हम सेम चीज़ जो यूनिट सर्किल है उसी को कंसीडर करते हुए और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे चलेंगे, जिसको आप देखिए बहुत ध्यान से। जैसे अब यदि मैं इसमें फिर से एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को हमें फिलअप करना है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये यूनिट सर्किल है। कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ें एग्जैक्टली पता है। जैसे इस कोऑर्डिनेट को यदि लिखने की कोशिश करो तो डेफिनेटली ये x1 होगा और y कुछ नहीं है तो 1 और 0 होगा। ठीक है, यदि मैं इस कोऑर्डिनेट को लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, -1 और 0 होगा। ठीक है, यदि मैं इस कोऑर्डिनेट को लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, 0 1 होगा, और इस कोऑर्डिनेट को यदि ये करूं तो 0 -1 होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि जिस पॉइंट पे आप हो वहां पे x कितना था, x यहाँ पे एंगल है। ठीक है, x एंगल कितना है तो 0 डिग्री है। तो इसका मतलब 0 हमारे पास ये इस टेबल को फिलअप करते रहेंगे, 0 डिग्री पे साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, ये बताना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे यदि हम एंगल देखें तो सीधे कितना हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे भी हमें पता है कि हम वैल्यू लिख सकते हैं। 90 को ऑब्वियसली आप π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो 0 ही होगा। और उसके बाद ये वाले पार्ट पे आएंगे तो 180 डिग्री पे आप इसका मतलब जान रहे हो, या 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी कह सकते हैं। और एक 360 ये आपके पास में 180 हो गया, उसके बाद ये 270 डिग्री हो गया, और 270 डिग्री को आप 3π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक है 360 डिग्री जो यहाँ पे आएगा फिर से, तो 360 डिग्री और उसको हम 2π कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि साइन का वैल्यू लिखो 0 डिग्री पे, तो हमें दिख रहा है कि एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ 0, और ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 0। तो साइन 0 कॉस 0 तो आपको पता चल गया इससे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सेकेंड में मैं ला रहा हूँ, इन्हीं से ऑब्जर्वेशन सेकेंड जो हम यूनिट सर्किल से निकाल रहे हैं फंक्शन का वैल्यू। तो साइन 0 यदि हम करें तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। साइन यदि हम 90 करें तो ये दिस इज साइन 90, ये जो इधर वाला पार्ट होगा वो साइन 90 होगा, और इधर वाला जो पार्ट होगा ये कॉस 90 होगा। तो साइन 90 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। साइन यदि अब इसी तरह से हम कॉस का भी ये टेबल पूरा करते जाते हैं और उसके बाद बाकी का करेंगे। तो कॉस 0 कितना है, 1 है। कॉस 90 कितना है, ये पहला वाला पार्ट कॉस होता है तो ये 0 है। ठीक है, अब उसी तरह से हर जगह पे आप लिख लो, मतलब जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है वो साइन ऑफ दैट एंगल होता है। तो साइन ऑफ 180 ये हो गया, तो साइन ऑफ 180 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 180 ये हो गया 0। ठीक है, साइन ऑफ 270 कितना हो जाएगा, तो ये सेकेंड माइनस है तो ये -1 हो जाएगा।
साइन ऑफ 360 कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। यदि कॉस को हम फिलअप करना शुरू कर दें तो कॉस ऑफ 180 क्या हो जाएगा, ये -1। कॉस ऑफ 270 कितना हो जाएगा, 0। कॉस ऑफ 360 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। और ये आ गया तो आप tan बता सकते हो, क्योंकि tan का क्या होता है, tan 0 तो sin 0 बाई कॉस 0, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/0 जो होगा उसको इन्फिनिटी कहते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे अनडिफाइंड। ये डिफाइन नहीं है क्योंकि 1/0 कुछ नहीं होगा। 0/-1 0 हो जाएगा, -1 इतना, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ठीक है, 0 इतना 0। तो tan का हो गया, तो बाकी क्या लिख सकते हो, जैसे साइन का लिखना है 1/0, ऐसे ऐसे करके सब चीज़ आप बाकी टेबल को फिलअप कर सकते हो। तो ये जो टेबल आपने बनाया है इसमें मैं और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन जिस वैल्यू पे आपने यहाँ पे देखा, ये टेबल को हम अभी और फिलअप करेंगे बाकी वैल्यू को भी जानते हुए। ठीक है, और बाकी ऑब्जर्वेशन को भी जानते हुए। ठीक, अब साइन का आपको ये 3 एंगल पे वैल्यू मिल चुका है, कॉस का भी मिल चुका है, टैन का भी मिल चुका है। सपोज करो मैं इसी यूनिट सर्किल को एक बार फिर से कंसीडर करता हूँ और मैं जैसे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल जाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढा कि यहाँ और इतना ही हाइट ऊपर गया। ठीक है, मतलब यहाँ और इतना ही हाइट ऊपर गया। तो डेफिनेटली यदि ऐसा होगा तो ये 45 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया है इस पे जो ए और बी बराबर हो। ए और बी बराबर हो तो ये ज्योमेट्री हमें शो कर रहा है कि 45 पे ही हो सकता है। तो अभी यदि इस पॉइंट की हम बात करें तो कितना होगा कि ये और ये बराबर हो जाए और इसका ये 1 हो जाए। तो लेट्स से मैं उसको ए और ए कह देता हूँ। तो एक चीज़ तो पहले ही से मालूम चल गया, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2a² जो होगा ये 1 होगा, और डेफिनेटली जो a होगा वो 1/√2 होगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आ गया 1/√2 और 1/√2 हो गया। और यहाँ पे ये भी हो गया कि यहाँ जो ये पोर्शन, ये जो x होगा इस जगह पे, ये 45 डिग्री होगा। इसका मतलब आपके पास में 45 डिग्री के लिए आपके पास में 45 डिग्री या π/4, इसके लिए साइन का वैल्यू पता है क्या है, 1/√2, और कॉस का भी पता है ये 1/√2। तो ये 1/√2 हो जाएगा और ये भी 1/√2 हो जाएगा, और ऑब्वियसली इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो एक एंगल जो 45 डिग्री पे था वो आप यहाँ पे बना पाए। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि और क्या मतलब ये टेबल डिराइव करने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि देखो इतने सारे फॉर्मूला है कि आप सब जगह में रटने को कहूँ तो मुश्किल होगा। तो कैसे मैंने देखो साइन 0 और 90, 180, 270, 360 डिग्री को डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिख रहा है। अब यदि मैं एक और पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, वही यूनिट सर्किल को मैंने कंसीडर किया है, ये यूनिट सर्किल है जिसको मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि 1 तो इसका ये था ही, हमने ऐसा किया कि यहाँ पे ये जो 1 था, ऐसे 1 था, इतना ही एंगल पीछे गए, इतना ही एंगल पीछे गए और यहाँ पे 1 रखा, और इसको 30 और इसको भी 30 रखा, मतलब टोटल मिला के 60 रख दिया। तो अब यदि इन दोनों को मैं मिलाऊं तो डेफिनेटली ये एक जो ट्रायंगल बना है वो आइसोसेलेस इक्वल, इसका जो सारा जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा, ये भी 1 होगा, उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यदि 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये हमने एक ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे बनाया ज्योमेट्रिकली जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री हो, हर एक एंगल 60 डिग्री हो। तो ये सारे चीज़ 1 1 1 हो जाएगा। अब हमें ज्योमेट्री इसमें बता रहा है कि यदि इसमें सिर्फ मैं अपने आप को इस एंगल पे कंसंट्रेट करूं और इस एंगल पे कंसंट्रेट करूं तो ये एंगल जो है ये हमारा 30 डिग्री है। तो उसी तरह से ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ यदि मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा। तो हमें दिख रहा है यदि ये इस पोर्शन को यदि हाइट को देखने की कोशिश करूँ तो ये 1/2 होगा, क्योंकि पूरा 1 है,
और ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एक ही है, 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ये साइड। तो कोई भी आप जो रूल होता है एस ए ऐसे करके जो भी कॉन्ग्रुएंट का होता है, सारे रूल से आप बता सकते हो कि ये इसमें 1/2 होगा। ये 1 है, ये 1/2 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो हमें पता है। उसको लिखने के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे पाइथागोरस से। तो 1 माइनस 1/4 ऐसा हो जाएगा, 4 माइनस 1 मतलब 3/4 का रूट अंडर हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन हो गया ये √3/2 हो जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट को यदि मैं लिखूं तो √3/2, इस कोऑर्डिनेट को यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा √3/2 कॉमा ये हाइट कितना है 1/2। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री पे हमें दोनों चीज़ मालूम चल गया। तो यदि मेरे पास 30 डिग्री होता तो मैं 30 डिग्री पे हर चीज़ को बता पाता। 30 डिग्री को लिखोगे तो ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो 30 डिग्री पे लिखो तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, और ऑब्वियसली इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री भी आपके पास पता चल गया, क्लियर। और आप सोचो, यदि मैं इस एंगल जो कि यहाँ पे है, ठीक है, जो नीचे वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो सर्किल बना है इसमें ये तो हमने बना दिया, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं -30 डिग्री लिख सकता हूँ, -30 डिग्री है ना, -30 डिग्री भी लिख सकता हूँ, क्लियर। उसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक और चीज़ ऐसा है जिसे आप इस टेबल में जोड़ सकते हो, वो ये है कि जो ये सर्कल, यूनिट सर्किल आपने सपोज किया था और जो कोऑर्डिनेट और एक्स आपने माना है, ये है 1, ये है 30 डिग्री, और यहाँ से आप राइट एंगल ऐसा किए हो, ठीक है। और आपको ये वाला पार्ट पता चल रहा है कि √3/2 है, और ये वाला पार्ट पता चल रहा है 1/2 है। ये एंगल तो 60 डिग्री है कि नहीं, यदि ये 30 डिग्री है तो ये वाला पोर्शन 60 डिग्री है। तो आपको नहीं लगता कि अब मैं यदि साइन 60 निकालूँ तो ये हो जाएगा, और कॉस 60 निकालूँ तो ये हो जाएगा, तो 60 का वैल्यू भी तो लिख सकते हैं। मतलब यदि आपको यहाँ पे 60 डिग्री का टेबल बनाना रहा तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। साइन 60 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब √3/2, कॉस 1/2, दोनों का √3। तो आपके पास ये टेबल बन गया। इसमें बाकी चीज़ें भी इसी तरह से ज्योमेट्रिकली बनाया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन सेकेंड का मकसद आपने देख लिया होगा कि क्या था, इस टेबल को फिलअप करना, और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, क्लियर। अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं कि वो क्या है, कैसे है, थर्ड इसी यूनिट सर्किल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके लिए आसान हो गया कि कोई भी पूछता है, जैसे सपोज करो कि मैंने पूछ दिया सेक 45 डिग्री क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/cos होगा, तो 1/cos 45, cos 45 का कितना होता है, वो 1/√2 होता है। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आया ना। कुछ भी यदि मैं ऐसा पूछता हूँ, जैसे सेक ऑफ 45 डिग्री यदि आपसे पूछता हूँ, तो इसका मतलब 1/cos 45 डिग्री है, मतलब 1/1/√2 है, मतलब √2 है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हम इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो 0, 30, 45, 90 आगे के जो कुछ टेबल्स है वो चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन हम थर्ड पे चलते हैं। इसी यूनिट सर्किल मैं बता रहा हूँ, ये जो यूनिट सर्किल है ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाली बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ सीख रहे हो, ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेम यूनिट सर्किल को हमने कंसीडर किया है जिसका रेडियस 1 है, और यदि मैं इसमें बात करूँ कि साइन ऑफ x, अब यदि मैं बात करता हूँ साइन ऑफ x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, और कॉस ऑफ x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है। तो यदि हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्मेट में अभी तक ट्रीट करते आए हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि cos x जो था वो x कोऑर्डिनेट था, cos x क्या था, x कोऑर्डिनेट था, और sin x जो था वो y कोऑर्डिनेट था, है ना। जो सबसे पहले मैंने बताया था sin x था वो y कोऑर्डिनेट था। तो आप बताओ sin x बराबर 0
कहाँ कहाँ पे मिलेगा? डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। यहीं पे क्या है? हाइट 0 है, मतलब ये डेफिनेट है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ तो 1 है क्योंकि यूनिट सर्किल हमने लिया है, लेकिन ये डेफिनेट है कि ये 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पर भी x कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसका रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पे हम यूनिट सर्किल मान रहे हैं तो वो 1 डेफिनेट है, लेकिन ये 0 ऐसा होगा। तो जो डेफिनेट है चाहे कुछ भी रेडियस रहे, ये 0 और ये 0 होगा, ये डेफिनेट हो गया। तो sin x बराबर 0 या तो यहाँ पे मिलेगा या तो यहाँ पे मिलेगा। तो आप यदि देखोगे तो आप कह सकते हो एंगल के फॉर्मेट में कि जैसे यहाँ पे जो रेडियस था, एंगल अभी बढ़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जब रेडियस आया था तो यहाँ पे आने का मतलब ये सीधे 180 डिग्री तक x हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि हम निकालें तो x का वैल्यू या तो आपको 0 मिलेगा, नहीं तो पाई मिलेगा, पाई पे। फिर यदि इसको बढ़ाते बढ़ाते x को बढ़ाते बढ़ाते आप यहाँ पे आ गए, मतलब 360 ला दिए, तो हो सकता है मतलब 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 4 पाई पे, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इन जनरल ऐसा। तो हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा कि यदि आपके पास में sin x बराबर 0 दिया गया है तो दैट इज x जो होगा वो n पाई के बराबर होगा, वेयर n इज इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स है, ये 0 1 2 3 4 ऐसा करके होगा, और -1 -2 -3 भी हो सकता है, ठीक है, ये है। तो sin x बराबर 0 में x n पाई होगा, ये एक डेफिनेट हो गया। तो ये अब हम बहुत बार यूज करेंगे। आपको ध्यान कैसे रखना है? ओके, sin x बराबर 0 यूनिट सर्किल में, अच्छा वो x एक्सिस पे ही होना चाहिए। x एक्सिस पे या तो हम इस साइड में रहते हैं या इस साइड में रहते हैं, अच्छा मतलब पाई होगा, 0 होगा, नहीं तो पाई होगा, या फिर 2 पाई होगा, नहीं तो 3 पाई होगा, 4 पाई, ऐसे करके। सिमिलरली यदि मैं कहूँ कि cos x 0 कहाँ पे है, मतलब जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो उससे आपको ये और ये मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे आते आते x का जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली π/2, और यहाँ पे आते आते उसको क्या लिखेंगे? तो अब यदि यहाँ पे x लिखने की कोशिश करो तो पहला हो गया π/2, ठीक है, यहाँ पे आ गए तो एक्चुअली में 3π/2 है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, क्या चीज़? x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ तो कुछ है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 मतलब जो डेफिनेट, और यहाँ पे ये कुछ होगा, तो डेफिनेट वाले पार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेट, और यहाँ पे कुछ होगा तो हम डेफिनेट वाले पोर्शन को ले रहा हूँ, तो वो चीज़ π/2 पे, 3π/2 पे, ठीक है, 3π/2 पे, फिर आगे बढ़ते 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 रहेंगे तो 5π/2 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5π/2 पे मिलेगा। और सिमिलरली इसके नेगेटिव में भी -π/2 पे भी देखोगे तो यहीं आ जाओगे, ये ऐसे ऐसे एंगल हम आते हैं तो माइनस में ऐसे लिख देते हैं, तो इसका सबका कॉरस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव होगा वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि cos x बराबर 0 यदि लिखा रहे, cos x बराबर 0 लिखा जाए और पूछे कि x क्या क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा π/2 का ऑड मल्टीपुल है 3 5, और वो प्लस माइनस दोनों चीज़ है, तो ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, उसको लिखने का तरीका होता है 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2, वेयर n हैज़ द सेम मीनिंग कि वो इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, टोटल इंटीजर्स है, तो ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, इसको आप ध्यान रखो, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos x 0 कहाँ पे होगा, वो डेफिनेट हो गया। तो एक जनरलाइज सॉल्यूशन टाइप का चीज़ हमने निकाल लिया। तो हमें आगे भी पढ़ना है यहाँ पे कि यदि sin x बराबर, सपोज करो कि हमारे पास यदि मैं 1 कहता हूँ तो कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है उस पर cos x 0 होगा। एक ऑब्जर्वेशन हमने ये भी निकाल दिया। यहाँ से एक तीसरा ऑब्जर्वेशन भी हमें निकालना है और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, थर्ड इसमें। जैसे जब हमने डिफाइन किया था sec x, तो sec x जो डिफाइन किया था उसको कहा था कि 1/ वो cos x होगा। अब बताओ cos x का वैल्यू 0 कहाँ पे है, वो 2n +
1/2 पे है। इसका मतलब कि वेयर यहाँ पे अब जब भी हम ये चीज़ डिफाइन करें कि sec x बराबर 1/cos x, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लिखना, 1/2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि x 2n प्लस 1/2 हो गया तो वहाँ पे 0 होगा और 1/0 अनडिफाइन होता है। तो अब ये आ गया कि एक फंक्शन डिफाइन है x के सभी वैल्यू के लिए एक्सेप्ट दिस, ये लिखना बहुत ज़रूरी हो गया। सिमिलरली मुझे लगता है कि आप आराम से पकड़ लोगे कि cosec x जब हम लिखते हैं 1/sin x, तो यहाँ पे sin x 0 हो जाए तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू, ये 0 कहाँ हो जाता है, n पाई पे होता है, तो n पाई नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यदि हम tan x को लिखते हैं तो tan x बराबर क्या होता है, sin x बाई cos x होता है। ठीक है, sin x बाई cos x होता है। अब यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, उसी तरह से यदि हम cot को देखें, cot x को देखें तो वो क्या हो जाएगा, cos x बाई sin x, यहाँ पे sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। तो ये आपके पास में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ गया। अब ये जिस फ्लो में मैं आपको बता रहा हूँ उसी फ्लो में आपको ध्यान रखना है। आपको एक्चुअली इसके डेरिवेशन के फॉर्मेट में ध्यान रखना है, ना कि याद करके रखना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये कई बार यूज करते करते याद भी आ जाएगा, लेकिन आपको देखना है, इमेजिन कर लेना है। इसीलिए मैंने ये जो यूनिट सर्किल का जो ट्रिक है उसको पूरा ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया है, ताकि आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख सको कि अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन 0 का ये, इस तरह से चीज़ों को आप पकड़ सको इसी वजह से। ठीक है, तो आई थिंक कि ये ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वेशन में और कराता हूँ इसी वाले पोर्शन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आई थिंक कि 4th होगा या जो भी होगा, आप नंबरिंग दे सकते हो, दैट्स रियली नॉट मैटर। तो यदि अब सपोज करो कि यूनिट सर्किल को मैं फिर से कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन में लाता हूँ। जैसे ये यूनिट सर्किल था, यहाँ पे x एंगल था और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो a और b है, जो कि डायरेक्टली इक्विवेलेंट है cos x sin x का। ठीक है, ये है, यदि ये x है तो सोचो यदि मैंने इसको यहाँ न लिख के सेम अमाउंट में यहाँ पे -x लिखता, सेम अमाउंट में -x लिखता। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही a होता, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे -b हो जाता। अब इसको जैसे हम फंक्शन वाइज लिखते हैं कि यहाँ पे एंगल x था, तो a को लिखते थे cos x और b को लिखते थे sin x, तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि ये दिस इज नथिंग बट cos ऑफ -x और दिस इज sin ऑफ -x। और यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास में ये आ रहा है ऑब्जर्वेशन में कि इसका मतलब दैट इज कि cos ऑफ -x जो है वो a के बराबर है, जो कि कुछ और नहीं cos x है। तो cos ऑफ -x cos x के बराबर हो गया। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे देखें साइन का, तो साइन ऑफ -x जो हो गया वो -b के बराबर है और b था sin x, तो माइनस ऑफ sin x के बराबर हो गया। ये आइडेंटिटी हमारे पास में प्रूफ में आ गए। ठीक है, तो जब ये चीज़ को, यदि मैं सारी चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करूं, तो जब आपने लिख दिया कि cos ऑफ -x जो होगा वो cos x के बराबर होगा, उसी तरह से sin ऑफ -x जो होगा वो sin x के बराबर होगा। तो अब यदि मैं कहता हूँ कि tan ऑफ -x क्या होगा, तो आपको बताना आसान हो जाएगा। tan ऑफ -x क्या हो जाएगा, sin ऑफ -x अपॉन इतना, ये फिर से -tan x के बराबर हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको आप उस सेंस से भी जोड़ सकते हो, क्वाड्रेंट वाले पार्ट से भी।
कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास में फॉर्मूला डिराइव हो गया जो आपके आगे बनता रहेगा। जैसे अब मैं कहूँ कॉस, जैसे अब सपोज करो कि सिंपली बात मुझे करनी है कि tan ऑफ -45 डिग्री क्या होगा, तो आपको पता है कि -tan45 के बराबर होगा, और tan45 पिछले टेबल से देखें तो 1 होता है, तो -1 हो गया। यदि मैं कहूँ कि cos ऑफ -45 कितना होता है, तो आपको पता है कि cos ऑफ -45 यदि निकालने के लिए कह रहा है, ये cos 45 के बराबर होगा और ये 1/√2 के बराबर होगा। साइन ऑफ यदि कोई कहता है कि -45 ऐसा निकालो, तो ये माइनस ऑफ साइन 45 हो जाएगा, और माइनस का हम ये साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 और माइनस लगा हुआ, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो यदि ये नेगेटिव में है तो एक ऑब्जर्वेशन आपके पास में ये भी मिल गया। क्लियर क्लियर। अब मैं कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ, कुछ एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल पे हम चलेंगे। तो एनालिटिकल क्वेश्चन ये कि सपोज करो कि आपके पास में जैसे कुछ क्वेश्चंस एक उस नेचर के क्वेश्चंस को हम और बड़ा भी करेंगे। अभी जो जो ऑब्जर्व किया है उसके अनुसार से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे सपोज करो किसी ने कह दिया सपोज करो कि जो x है वो है sec x, या x एक ही लेना अच्छा नहीं है, sec थीटा और प्लस tan थीटा है। ठीक है, तो 1/x क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है। तो हमें पता है हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब आपने एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका कंपोनेंडो इंडो डिविडेंडो ऐसे नाम देते हैं, वो जानते होंगे कि इसी का जस्ट हम यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा और इतना से मल्टीप्लाई और इतना ही से डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या होगा, यदि मैं इन दोनों को एक साथ अब मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर छोड़ दूं, तो ऊपर सेक थीटा माइनस tan थीटा तो है ही, लेकिन नीचे जो बन गया वो बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि 1 होता है, तो सिंपली ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। तो 1/x जो यहाँ पे आंसर आया वो ये बन गया। ये बहुत आसान हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि सपोज करो कि साइन x है और इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट इनटू कॉस ऑफ एंगल, कॉस फंक्शन में करना है, तो बहुत आसान है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस यदि कॉस स्क्वायर x का रूट अंडर, तो सभी के सभी ये रिप्रेजेंट कैसा हो गया, कोसाइन में, ये दोनों बराबर हैं, साइन x बराबर इतना है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया। सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि साइन x को tan के फंक्शन में एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस इट इनटू अ फंक्शन ऑफ tan। तो क्या कर सकते हैं, यदि हमें tan के उसमें यदि इसी चीज़ को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो tan के उसके इसमें निकाले तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ tan थीटा या tan x अपॉन 1 माइनस या 1 प्लस आप tan स्क्वायर x के फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे, जैसे अब ऐसा करते हैं, ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यदि tan x है ये चीज़, तो आप इसको लिख सकते हो tan x अपॉन नीचे लिख सकते हो जो 1 प्लस tan स्क्वायर x है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो, tan x अपॉन रूट अंडर, ये कॉस यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये चीज़ ऐसे आप लिख सकते हो tan x अपॉन ये चीज़ 1 बाई कॉस स्क्वायर x का रूट अंडर, 1 बाई इसको हम क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर x कहते हैं, या इसको 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया tan x, नीचे हो गया 1 बाई कॉस x। फिर इसको हम यदि लिखेंगे तो tan x को क्या लिखते हैं, साइन x बाई कॉस x इंटू कॉस x हो गया, ये 1 बाई ऊपर जाके ये साइन x के बराबर हो गया कि नहीं, तो बचा क्या, साइन x। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि उस सारे कॉम्बिनेशन का एक टेबल बना देते हैं, और इस टेबल को वेरीफाई करना है, और जब वेरीफाई हो जाए तो आपको आके कमेंट में बताना है कि
ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो यदि मैं इसमें आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास में पोर्शन आ गया, इसमें हर चीज़ को मैंने एक जगह पे ला दिया। जैसे साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में लिखोगे तो वही आएगा, लेकिन कॉस थीटा के टर्म्स में लिखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन थीटा को के टर्म में लिखेंगे तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसको हमने जस्टिफाई करके बताया। कॉट थीटा के टर्म में लिखोगे तो ये चीज़ कर दोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा को करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका रूट ऊपर जाके फिर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इन इसको सेक थीटा के टर्म्स में, कॉसेक थीटा के टर्म्स में, फिर उसी तरह से कॉस को साइन के टर्म्स में, कॉस को कॉस के टर्म्स में ये हो जाएगा, कॉस को टैन के टर्म्स में। तो ये जो जितने टेबल हमने बता दिया है, तो जितने भी पॉसिबिलिटी था उसके लिए ये टेबल बना दिया गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या काम करना है, हर चीज़ को चेक करके देख लेना है। ठीक है, कि जैसे ये वाला पार्ट टेन थीटा के बराबर है ही नहीं, ये दोनों टेन थीटा के बराबर, ये यदि सिंप्लीफाई करें तो टेन थीटा के बराबर है या नहीं, आप चेक करते समय जैसे देखो, जैसे टेन थीटा को इतना लिखा है, इसको टेन में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस साइन बाई कॉस टेन होता है, वेरीफाई हो गया। तो आप घर पे इसे वेरीफाई करने की भी कोशिश करो, मतलब लिख लिख के। तो जो पीछे आइडेंटिटी आपने पढ़ा है वो चीज़ भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा, और जो पीछे पढ़ा है वो बहुत सिंपल पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उसी का डिफरेंट फॉर्मेट, उसी से आपने डिराइव किया था जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह की चीज़ें वहीं से डिटरमाइन किया था, वो सब चीज़ें। तो इस टेबल को पूरा वेरीफाई करके, और जिस दिन वेरीफाई हो जाए नीचे आके कमेंट में लिख देना है यस सर डन इट। ठीक है, डन इट, जैसे आप इसको लिख दोगे और एक स्माइली बना देना, मैं भी समझूंगा कि चलो ठीक है आपने घर पे मेहनत किया। थोड़ी देर का मेहनत है एक्चुअली। ये एग्जाम्पल या क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी आइडेंटिटी आपने अभी तक पढ़ा वो सब रिविजिट होके याद हो जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ वो बैठ के ऐसे रटना कि अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, आपके पास ये अच्छा मेथड है उसे याद रखने का, रिटेन रखने का। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को वेरीफाई कर लोगे अपने कॉपी में। ठीक है, आप चाहे तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप उसका स्नैपशॉट भी भेज सकते हो कि सर ये सारा वेरीफाई करके मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये काम आप हमारे लिए करोगे। तब हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे कि उसके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो नेक्स्ट पोर्शन है। ठीक है, तो उसको हम अभी हम इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको एक तरह से एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरफ आपको टेंस करेगा वो पढ़ने के बाद में। ठीक है, जैसे सेम चीज़ हम फिर से उसी यूनिट सर्किल को कंसीडर करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन को रखने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन को लाने की कोशिश करते हैं, एक और जो नेक्स्ट लीड करेगा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो जो हमारे पास में यूनिट सर्किल था, ठीक है, एक आप ये इसमें रेडियस इसका जो है वो 1 है, और यहाँ पे जो एंगल है इसे आपने x कहा है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट cos x एंड y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट sin x। जान के हमने रेडियस को 1 ले लिया है, क्योंकि रेडियस को अलग लेते तो यहाँ पे एक और चीज़ को लेके डील करना पड़ता, r cos थीटा और r sin x ऐसे के फॉर्मेट में। अब मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो करना है, जो चीज़ अब हमारे पास में है कि क्या होगा यदि आपने x को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा किसके साथ में, cos x और sin x के साथ में। वो ऑब्जर्वेशन से हम एक इसका ग्राफ बना सकते हैं cos x और sin x का, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं, ये मैं फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स या पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, कि जो भी फंक्शन होता है यदि उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। कैसे आसान होगी, क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेंस के क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यदि इसका विजुअल आपके पास आ गया तो ये वो बेस देगा आपको कि अच्छा हम इसका किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। मतलब इस ऑब्जर्वेशन का एक हमारा टारगेट है कि sin x और cos x का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ला देना।
तो उससे पहले x बढ़ेगा तो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि यदि ये x यहाँ पे है तो ये जो हाइट है वो साइन x, अभी मैं साइन x पे बात करता हूँ, ठीक है। जैसे साइन x की हम बात करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं कि x इंक्रीमेंट का क्या असर पड़ेगा। तो ये जो हाइट है जब जीरो होगा, जब जिस समय ये यहाँ पे था, मतलब ये कम पे था, तो ये हाइट जो कम था, तो इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ाए हैं तो x का जो ये जो हाइट है वो बढ़ता जा रहा है। और यदि वो ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाए तो ये हाइट सीधे 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि x को यदि मैं बढ़ाऊँ तो जैसे जैसे x को बढ़ाते रहूँगा ये हाइट बढ़ते रहेगा, मतलब कि हम कह सकते हैं, और ये हाइट जीरो हाइट से आके 1, मतलब जीरो से लेके 1 की तरफ में इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है साइन x में। कब? जब हम यहाँ से x बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को कंसंट्रेट कर रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब ये नेचर आया है। सोचो जब मैं इस क्वाड्रेंट में जाऊँ तो इस क्वाड्रेंट में जैसे ही आप जाओगे ऐसे, तो ये जो हाइट है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन अब इस 1 से छोटा है। नेक्स्ट x को और बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये जो हाइट है और छोटा हो गया, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये 1 से 0 की तरफ में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो, ठीक है। अब बताओ यदि x को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, यदि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊं x को लेके, तो ये जो हाइट होगा, अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा x को और बढ़ाया और यहाँ पे पहुंचा जैसे x को और बढ़ाते हुए, तो ये जो हाइट है ये हाइट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो हाइट, पहले ये हाइट जीरो आया फिर नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो गया, जीरो से -1 की तरफ जा रहा है। जीरो से -1 को मैथमेटिक्स में हमेशा हम डिक्रीमेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स में जीरो से -1 कोई जा रहा है, नंबर लाइन में यदि आप जीरो से -1 मतलब इधर जा रहे हो तो डिक्रीमेंट ही कहोगे, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है, इसके वैल्यू को नहीं देखना। तो इसका मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास है उसमें साइन x जो है वो यदि x को स्टिल इंक्रीज करते रह जाए तो जीरो से -1 की तरफ डिक्रीज करता है। तो व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट? अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो क्या होगा, तो ये माइनस आते आते यहाँ पे -1 हो गया और फिर यहाँ पे आके ऐसे आया, तो ये हाइट को देखो, फिर थोड़ा सा आगे गए तो ये हाइट को देखो, तो फिर आगे गए तो हाइट को देखो, तो इसमें हाइट तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये -1 से 0 की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे -1 से 0 की तरफ जाएगा और -1 से 0 की तरफ जाने को हम इंक्रीमेंट कहेंगे। मतलब यहाँ पे इस ग्राफ में इंक्रीमेंट हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन एक्स का जो ये पोर्शन है कैसे क्या हुआ ये आपने देख लिया जस्ट हाइट को लेते हुए। आपको नहीं लगता कि x के इंक्रीमेंट में x कोऑर्डिनेट को भी हम देख सकते हैं? जैसे यहाँ पे था तो x पूरा ही था, जब ये आ गया तो ये x का जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं x घटते घटते यहाँ पे 0 हो गया, फिर x नेगेटिव में बढ़ रहा है ऐसे करके, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, तो हम वहाँ से कोसाइन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से x के इंक्रीमेंट और x के डिक्रीमेंट का जो असर पूरे साइन एक्स पे क्या पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, वो हम इस पैटर्न में खोज सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक रिजल्टेंट हो सकता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि हम उसको एक उसमें स्नैप में लेने की कोशिश करें तो क्या होगा। मैं उसको एक टेबल में बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, और उस एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम उसको एक इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो ये उसमें ये नेचर पूरा के पूरा आ गया कि साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ करता है 0 से 1, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 to 0, थर्ड में 0 to -1 डिक्रीज़ करता है और -1 से इतना तक इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली हम कॉस का देख सकते हैं, टैन का देख सकते हैं, कॉट का देख सकते हैं, सेक का देख सकते हैं, कॉसेक का देख सकते हैं। अब ये सारे ऑब्जर्वेशन को आपको थोड़ा देखना है। जैसे साइन और कॉस वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट से आपको दिख जाएगा, टैन इसके रेशो से दिख जाएगा, ठीक है, कॉट उसके अपोजिट में दिख जाएगा, सेक कॉस के अपोजिट में इसको। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी आप घर पे एक एक चीज़ को पढ़ोगे और मैं
इस एक एक चीज़ को यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा कि कैसे प्लॉट होगा, मतलब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि क्या होगा। ठीक है, अब तो इसलिए नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो स्टार्ट होता है। हम अपने आप को लेट से कंसंट्रेट करते हैं, बिल्कुल सिर्फ साइन पे कंसंट्रेट करते हैं। लेट से मैं सिर्फ और सिर्फ इस साइन पे कंसंट्रेट करता हूँ, बाकी को भूल जाता हूँ। ठीक है, ये साइन पे कंसंट्रेट करता हूँ और इसका ग्राफ, क्योंकि वेरिएशन x के इम्प्रूवमेंट से, x के उससे हमें ये चीज़ दिख गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, साइन x का। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख गया कि यदि यहाँ पे साइन x का वैल्यू क्या होगा, यदि x का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट पे होगा तो मैंने एक फंक्शन ही लेट से मान लिया कि y जो है वो साइन x के बराबर है, y जो है साइन x के बराबर है, और इसका ग्राफ हमें बनाना है। इसके ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक एक्सिस लिया। ठीक है, इस पे मैं ग्राफ बनाऊंगा और एक्सिस पे मैंने कुछ इंडिकेशन कर रखा है, जैसे ये जो पोर्शन होगा, यदि ये सब हम बात करें, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, तो मैं हर एक डब्बे को π/2 मान रहा हूँ। मतलब ये हो गया π/2, ये हो गया ऑब्वियसली, जैसे 1π/2 तो ये 2π/2 पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ये 4π/2 2π हो जाएगा। ठीक है, और 5π/2। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे ये 0 ही हो गया, फिर यहाँ पे -π/2, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -π, यहाँ पे हम कर सकते हैं -3π/2। ठीक है, ऐसे करके ये पार्ट है, और यहाँ पे ये हाफ है और ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, उसी तरह से हाफ, और ये y एक्सिस पे ये वाला पोर्शन जो है वो -1 है हाइट। यहाँ पे मैंने y कहा और यहाँ पे मैंने x कहा, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो 0 से 1 तक पहुँच जाएगा इंक्रीज करते हुए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, π/2 पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब π/2 पे आते आते इसका वैल्यू, साइन का वैल्यू 1 होना है, और इंक्रीज़ करते हो जाएगा, तो ये इंक्रीज़ करते 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 क्या हो जाएगा, ये 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 1 से 0 की तरफ जा रहा है, और 0 कहाँ पे पहुंचा, पाई पे, तो ये ऐसे 0 पे आ गया। ठीक है, फिर उसी तरह से जब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो डिक्रीज़ करता है 0 से माइनस, तो 0 से माइनस की तरफ बढ़ रहा है, और -1 यहाँ पे है, और कहाँ पे है -1, माइनस कहाँ पे आया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंड में, मतलब 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है ये ना, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंड यहीं पे हो रहा है ना, तो वहाँ पे पूरा माइनस पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा रखेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास में ये इसका ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली हम नेगेटिव में यदि चले, जैसे साइन -x बराबर -sin x होता है, उसको लिखते हुए, तो आपको क्या दिखेगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ये आपको जो क्या हो जाएगा, ये साइन का ग्राफ हो गया। तो एक तरह से हमारे पास में यहाँ पे y = sin x का ग्राफ मिल गया, और इसका वेरिएशन पैटर्न आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, और ये चीज़ ऐसे कंटिन्यू होगा, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे कई सारे बातें कर सकते हो। तो एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें sin x का पता चल गया कि sin x कैसे किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, किस तरह से उसके वेरिएशंस को देख सकते हैं। x बढ़ने से क्या हुआ है, तो x बढ़ने से पहले जो y है, मतलब sin x है, उसका वैल्यू 1 तक बढ़ा है, फिर 1 से घटा है, 0 पे आया है, फिर 0 से -1 की तरफ गया है, फिर हमारे पास में 0 पे गया है, फिर +1 की तरफ में गया है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे है। पहला चीज़ कि यहाँ पे sin x क्या पीरियोडिक है, तो हम कहेंगे हाँ है। ठीक है, sin x पीरियोडिक है, तो हाँ है। ये पूरा पोर्शन में ऐसा ही फिर से रिपीट हो रहा है, ऐसा ही वेव फिर से रिपीट हो रहा है ये पोर्शन, तो हम कहेंगे कि पीरियोडिक है। ठीक है, सेम चीज़ का पीछे भी है, तो इसी वेव को बार बार आगे की तरफ ये दिखता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, आगे ये सब के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा, अब जब भी हम फंक्शन पढ़ते हैं, जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं।
अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ये x की तरफ में कहीं पे भी कोई भी लिमिटेशन है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो? नहीं। मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा वो कंप्लीट रियल नंबर होगा, कंप्लीट रियल नंबर होगा। दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके x जो होगा वो इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दो चलेगा। लेकिन रेंज को जरा सा देखो, रेंज मतलब इसका जो y का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही हमेशा रहा है, तो ये -1 से 1 के बीच में रहा है और y और इसके बराबर भी रहा है। तो हम रेंज जो लिखेंगे -1 से 1 के बीच में लिखेंगे। तो रेंज और डोमेन आपको साइन का पता चल गया, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करता हूँ एक मेंस का, थोड़ा बहुत इधर उधर उस क्वेश्चन का होगा क्योंकि मैं सेंट्रल कॉन्सेप्ट को हमेशा पकड़ता हूँ। उसने ये कहा था, ठीक है, उसने ये कहा था कि सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि साइन एक्स का वैल्यू 1/2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो पॉसिबल है। हमारा पहला आंसर होगा हाँ। इस एग्जाम्पल को आंसर देना, साइन एक्स का वैल्यू 1/2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा हाँ। कहाँ पे हो सकता है? तो एक आंसर आपको पता है, ठीक है। जैसे जो हमने वहाँ पे बताया था कि ये जो है साइन 30 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि x = 30 डिग्री पे होगा। क्या और जगह पे हो सकता है? तो हमारा होगा कि अच्छा ऐसा करते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है, यदि मैं एक हाफ ऐसा देखने की कोशिश करूं कि y का वैल्यू हाफ कब आता है। यदि ये हाफ मैंने यहाँ पे रख दिया तो आपको दिख रहा है एक ये एंगल आया, एक ये एंगल आया, एक ये एंगल आया, एक ये एंगल, मतलब ये हर वो एंगल है, x का हर वो वैल्यू है जहाँ पे वो हाफ आ रहा है। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट 30 डिग्री पे था, या π/6 इसे लिख सकते हैं। 30 डिग्री पे था, π/6 पे आप लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करके आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे क्या, उस पर हम आएंगे। उससे पहले जो मेंस में क्वेश्चन था कि यदि मैं x को मानूं कि 0 से 3π के बीच में x है, जो x है 0 से 3π के बीच में है, तो कितने बार ये हाफ आएगा, x के कितने वैल्यू के लिए एग्जैक्टली साइन x का वैल्यू 1/2 होगा। क्वेश्चन को सुनना, साइन x का वैल्यू हाफ x के कितने वैल्यू के लिए होगा यदि x 0 से 3π के बीच में है। तो आपको नहीं लगता कि इसका आंसर हम आराम से बता सकते हैं? कैसे? देखो 1/2 एक यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ तक आते आते 2π है और यहाँ पे आते आते 3π है, ठीक है। 2π के बाद यहाँ पे 3π है, तो 3π के बीच में एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो आंसर इज 4। x के 4 ऐसे वैल्यू है जहाँ पे साइन x का वैल्यू 1/2 आया है, यदि x को रेस्ट्रिक्ट कर दे 0 से 3π के बीच में। कितना आसान क्वेश्चन है। तो यदि विजुअल है तो आपके पास बहुत आसानी से बनेगा। जैसे मैं एक और इसमें बात बता दूं। सपोज करो मैं कहता हूं कि मुझे साइन x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/2 चाहिए या इक्वल टू। तो x को कहाँ से कहाँ के बीच में रखूं? कहाँ से कहाँ के बीच में, मतलब ये रेंज हमें पकड़ के रखना है कि x का वो कौन सा वैल्यू है जिसके बीच में रखे तो साइन x का वैल्यू हाफ से ऊपर आए, ठीक है। और ये कह दिया कि हमें x को 0 से 2π के बीच में ही देखना है, बड़े से उसमें नहीं जाना है, 0 से 2π के बीच में ही आप देख के बताओ। तो आपको यदि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा इस ग्राफ में कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे साइन का वैल्यू हाफ से बड़ा है कि नहीं? ये जितने भी हाइट है ये हाफ से ऊपर है, और इसका मतलब x का जो, यदि यहाँ पे हम देखें कि ये जो यहाँ पे बता दे कि ये 30 डिग्री से लेके ये जहाँ पर भी आया है वो उसको भी हम बता दे रहे हैं कि कितना होगा। यदि हम ये चीज़ हम निकाल लें, ठीक है, यदि हम ये चीज़ हम निकाल लें तो क्या होगा, हम बता सकते हैं कि x का यही जो रेंज है जहाँ पे हाफ से बढ़ आ रहा है, और ये 30 से शुरुआत हुआ, ये एग्जैक्टली पता है। यहाँ पे हम अभी पता करके बता देते हैं एक थोड़ा सा सिमेट्री से। यदि इस सिमेट्री को पूरे को ऐसा देखोगे, ठीक है, 0 से लेके 0 तक, तो एक यदि सपोज करो कि यहाँ पे 30 डिग्री आया है और हमें सेम हाइट पे ये एंगल निकालना है और हमें ये पता है कि ये 180 डिग्री है,
और यहाँ पे 30 इतना था तो ये भी 30 होगा, तो 30 इधर पीछे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये 150 तक ऐसा है। अब देखो मेंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे पा रहे हो, कब, जब आपके पास में एक ग्राफ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टारगेट, ऐसे क्वेश्चंस को हम बार बार आएंगे, दोबारा भी आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, अब जब मैं कहता कि 1/2 से छोटा है तो बताओ x का कहाँ पे है, तो आप कहोगे अच्छा छोटा, ये पूरा रेंज में छोटा है, तो वो वैल्यू बता सकते हो कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, कि इसमें sin x का वैल्यू 1/2 होगा। अब इसी तरह से tan का भी हो सकता है, cos का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट अपना टारगेट पहले रखते हैं कि सभी का ग्राफ बना लें, ठीक। तो उसी तौर के उस पर यदि हम उस वेरिएशंस को देखें कॉस के लिए, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी हमें कॉस के लिए प्लॉट करना है, तो इतना को हम कॉपी कर लेते हैं और इसके वेरिएशंस को वहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो इसको हमें प्लॉट करना है, इसमें ऊपर वाले पोर्शन से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ कॉस का प्लॉट करना है। तो सेम पैटर्न में मैंने यहाँ पे क्या लिया, पहले एक्सिस बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें वो छोटा हो गया था तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा लूँगा, एक्सिस बना लिया। और सपोज़ करो कि मैंने अब यहाँ पे इसको π/2 कहा, इसको π/2 कहा, तो इसको हमें पाई कहना पड़ेगा, इसको हमें 3π/2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें 2π कहना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पे दो दो छोड़ के ऐसे पाई का इंटरवल मैंने लिखा है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो होगा वो -π/2 होगा। थोड़ा सा दिखे ग्राफ इसलिए मैंने थोड़ा स्केलिंग कर दिया, ये हमारे ऊपर होता है। ये -π हो गया और ये हो जाएगा -3π/2, तो ये हमारे ऊपर है, ऐसे हमने कर दिया। ये हमारा x एक्सिस था, ये हमारा y एक्सिस था। और हमें ग्राफ जो ड्रॉ करना है y = cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब इसको देखते हुए। तो यहाँ पे बताया कि देखो ये जैसे जैसे x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 90 तक वेरी करना। तो ये 1 से 0 की तरफ गया है, सॉरी 1 से 0 की तरफ गया है। तो इसका मतलब cos का जो 0 पे जो वैल्यू था वो था 1, ठीक है। और π/2 पे आते आते फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंड में वो 0 हो गया है, मतलब आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। फिर यदि हम देखें सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हुए 0 से -1 की तरफ गया, तो ये 0 हाइट था ही, और -1 आते आते कहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे आते आते -1 हो जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। फिर ऐसे हम आगे बढ़े तो ये -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो -1 से 0 की तरफ गया, ये हो गया। फिर ये 0 to 1 की तरफ गया, तो 0 to 1 की तरफ में यहाँ पे 1 पहुँच जाएगा, तो 0 से 1 की तरफ में पहुँच गया। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो ऐसा ग्राफ है, ये आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, y = cos x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ भी मेंशन है, π/2 पे 0 होगा, 0 पे 1 होगा, पाई पे -1 होगा, ये सारा चीज़ भी देख सकते हो। और उस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो जो मेंस में मैंने बताया। जैसे इसमें यदि मैं बात करूँ कि 3π के बीच में, जैसे cos x का वैल्यू 1/2 0 से 3π के बीच में, x के 0 से 3π के बीच में कितने बार आया है, यदि मैं यही क्वेश्चन यहाँ पे कर दूँ तो क्या होगा। तो आपको पता है कि 1/2 यदि हमें देखना है, तो यदि ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट -1 है, तो 1/2 ऐसे यदि हम देखेंगे तो ये होगा। और यहाँ पे 2π आया है, 3π तक इस ग्राफ बन जाए तो बढ़िया रहेगा। तो ये हमारे पास 2π है और यहाँ पे 3 ये वाला पार्ट ग्राफ जो आएगा, ग्राफ को पूरा करते हैं, ठीक है। 3π/2 है, फिर यहाँ पे 2π पे ऐसे आया, फिर ये ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे पाई 2π और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 3π। तो अब बताओ 1/2 को कितने बार क्रॉस किया है, एक यहाँ पे क्रॉस किया है, एक यहाँ पे क्रॉस किया है, और एक यहाँ पे क्रॉस किया है। तो हम कहेंगे सिर्फ 3 टाइम्स ऐसा ओके है। तो x के 3 वैल्यू के लिए cos x का वैल्यू एग्जैक्टली 1/2 हुआ है, 0 से लेके x का वैल्यू 3π के बीच में। इसी तरह से बड़ा छोटा ये सब इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे यदि आप देखोगे डोमेन की यदि बात करोगे, तो इसमें डोमेन क्या है,
पूरा के पूरा रियल नंबर है, कहीं पे भी x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। रेंज की बात करें तो -1 से 1 के बीच में, तो इसका यदि रेंज की बात करें तो ये -1 से बड़ा y और छोटा 1 के बराबर होगा, ये रेंज होगा। तो इस तरह से हम बाकी का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी के ग्राफ ड्रॉ करने की जगह पे मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि वो कैसे आया हुआ है, और उस ग्राफ को एनसीईआरटी में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका इस क्लास के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एम रहना चाहिए कि आप ये सारे ग्राफ को क्या करके प्लॉट करके लाओ, ठीक हो। तो ये साइन एक्स का यदि ग्राफ हम बनाते हैं y = sin x का, तो ये मैं बता चुका हूँ ऐसे, ठीक है। ये बढ़ता है घटता है ऐसे, वही ऊपर के उसके अनुसार से π/2 पे ऐसा हो जाता है। cos x का ग्राफ ये मैं बता चुका हूँ कि ऐसे होगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसमें tan x का ग्राफ बनाओगे तो वो ऊपर का ही जो दो ग्राफ है उसी का क्या है, रेशियो है। तो उस जगह पे यदि आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें दिखती रहेंगी कि जब हम tan का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, tan का ग्राफ बनाएंगे तो 0 के समय में यदि हम tan 0 की बात करें तो 0 होता है, लेकिन π/2 पे बहुत बड़ा वैल्यू और इन्फिनिटी होता है, तो देखो इन्फिनिटी होता है, तो और बीच में जो ग्राफ है वो इंक्रीज करता है। तो tan का यदि टेबल आप देखोगे कि tan 0, जैसे आप देखो tan का यदि हम 0 पे देखें तो कितना होता है 0, यदि हम 30 डिग्री पे देखें तो कितना होता है 30 डिग्री पे 1/√3, फिर यदि हम इसको 45 डिग्री पे देखें तो 1, फिर हम उसे 60 डिग्री पे देखें तो √3। देखो 0 से ये आगे की तरफ ये बढ़ते जा रहा है, फिर ऐसे आते आते जब हम 90 पे आते हैं तो सीधे इन्फिनिटी, बहुत बिगर वैल्यू और अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है। तो हमारा tan का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, तो यही tan का वैल्यू ऐसे बढ़ते 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 इन्फिनिटी हो गया। सेम चीज़ यदि हम माइनस में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस में आ जाता है। सिमिलरली यदि हम π/2 के बाद में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो ये चीज़ हम सारे क्वाड्रेंट को देखते हुए ऐसे बना सकते हैं। तो एक tan x का ग्राफ आ गया, और आपको ये पता है कि tan x में क्या चीज़ किस चीज़ पे डिफाइन नहीं था, वो था π/2 पे डिफाइन नहीं होता था, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता, जैसे tan x का ग्राफ देखो, tan x को देखोगे तो ये sin x / cos x है ना, और sin x / cos x में cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, x जो होना चाहिए वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहीं पे वो इन्फिनिटी की तरफ में है, ठीक है, 3π/2 में ऐसे करके। तो ये tan x का ग्राफ बन गया। cot x क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, तो उसको देखोगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ होता है वो होता है sec x और cosec x का। तो एक ग्राफ आपके उसमें ड्रॉ होना चाहिए बहुत परफेक्ट तरीके से, ग्राफ ड्रॉ नहीं रहेगा तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। तो अब सोचो यदि मुझे sec x का ग्राफ बनाना है, तो sec x का जो ग्राफ होता है वो यदि मैं cos को यदि बनाने की कोशिश करूं तो cos का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ये होता है y = cos का, यदि मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है। तो अब सोचो यदि sec x का ग्राफ बनाना है y = sec x का, तो sec x इज नथिंग बट 1/cos x, ठीक है। अब बताओ जहाँ cos का वैल्यू 1 है, जहाँ cos का वैल्यू 1 है वहाँ पे sec का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो यही पॉइंट आ गया। लेकिन जहाँ cos का वैल्यू 0 है तो 1/0 वो अनडिफाइंड और बहुत बिगर क्वांटिटी इन्फिनिटी आ जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पैरेलली ऐसे जाना शुरू हो गया, ठीक है। और यदि यहाँ पे 1 से छोटा है, जैसे बाकी बीच में आप देखोगे कि कहीं पे यदि cos का वैल्यू 1/2 हुआ है तो 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2 वो ऊपर जाएगा, तो उस समय में इसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा मिलेगा। और इस तरह से आप देखोगे तो आपको ये ग्राफ पूरा sec x का मिलेगा। सेम चीज़ यदि हम माइनस में रखेंगे तो 1/- चीज माइनस ही होता है ये ग्राफ, तो इस तरह से sec x का ग्राफ बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे यदि हम cosec x का ग्राफ बनाएंगे तो ये साइन का जो ग्राफ बनाते, ठीक है, साइन का जो हम ग्राफ बनाते उसी के रेफरेंस में आप बना सकते थे इसको, इसका जस्ट अपोजिट ऐसा रहेगा और यहाँ पे डिफाइन नहीं रहेगा, तो वो सब हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ को ऑब्जर्व करके और आपको इसमें ये सबसे पहले अब एक टारगेट है कि आप क्या करना, कमेंट में हमें ये बताना कि सारा ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया और समझ में आ गया। नहीं समझ में कोई चीज़ आया तो आप जो व्हाट्सअप नंबर है
उस वाले पोर्शन पे पर्सनली पिंग कर सकते हो कि सर ये ग्राफ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें बता दीजिए, तो मैं कोई एक टाइम लेके आपको बता दूंगा जूम के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। तो इस ग्राफ का पहला टारगेट, तो आप पूरे ग्राफ को रीड्रॉ करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने साइन और कॉस का ड्रॉ किया था वैसे, और आप कमेंट करेंगे, ठीक है, मुस्कुराहट के साथ में ये चीज़ हमें आ गया। एक टेबल को आपको फिल करना है। इसमें पहला चीज़ मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसका डोमेन लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसका रेंज लिख रहा हूँ। ये फिलअप करना है डिफरेंट उसके लिए इस ग्राफ को देखते हुए। साइन के लिए साइन एक्स जो y इक्वल टू साइन एक्स, जो ये फंक्शन साइन एक्स यदि रहा तो इसका डोमेन जो था वो पूरा रियल नंबर था और रेंज जो था वो -1 से 1 के बीच में था, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स का जो था वो क्या था, वो ग्राफ से आपको दिख रहा है कि पूरा के पूरा रियल नंबर, और इसका भी यही था। अब tan की जब हम बात करते हैं कि tan x का डोमेन क्या है, तो आपने देखा होगा पूरा रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट क्या, tan के ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। देखो कि tan में x का वो सारे वैल्यू पॉसिबल है, सारे रियल नंबर पॉसिबल है, लेकिन वो π/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ग्राफ अनडिफाइन है, वो 3π/2 नहीं होना चाहिए। तो माइनस हम कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करेंगे तो वो हटा दोगे तो tan x डिफाइन हो जाएगा। अब यदि हम इसके रेंज की बात करें तो पूरा ही रियल नंबर है, देखो 0 से लेके प्लस तक भी y है और माइनस तक भी है, तो पूरा के पूरा रियल नंबर होगा। इस तरह से आप बाकी टेबल को फिलअप करोगे, कॉट का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, और आप कमेंट में एटलीस्ट एक का मुझे बताओगे किसका लिख के। चलो मैं इसमें से एक सेक का लिख देता हूँ, आप कॉसेक का डोमेन और रेंज लिख के बताना, ठीक है। कमेंट में आप करना कि हमें ये कॉसेक का क्या होगा, मैं सेक का बता देता हूँ। जैसे इसमें यदि मैं देखूँ तो जहाँ तक डोमेन का सवाल है, यदि मैं डोमेन की बात करूँ तो इसमें सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ये π/2 नहीं हो सकता, -π/2 नहीं हो सकता, ठीक है, 3π/2 नहीं हो सकता, मतलब एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। सिमिलरली यदि हम इसके रेंज की बात करें तो देखो 1 से ऊपर और -1 से नीचे आया है, इसके बीच में y कुछ भी नहीं है, मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। या हम रियल नंबर माइनस कर सकते हैं, रियल नंबर माइनस कौन सा पार्ट नहीं रहेगा, 1 से -1 के बीच में, -1 से बड़ा और 1 के बीच में। मैंने इसमें इक्वलिटी नहीं लगाया, नहीं तो इक्वलिटी कैंसिल कर दोगे तो ये इसमें शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात बराबर है। तो आप कॉसेक का लिख के बताओगे, ठीक है, स्माइल के साथ में, ठीक। तो मैं समझूंगा कि आप इस टॉपिक पे आपका कमांड हो गया। तो इस पूरे चैप्टर को आप क्या करो, एक उसमें पढ़ना है, एक वन गो में पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, जहाँ जहाँ मैंने कमेंट कहा उस पर कमेंट, हो सकता है कुछ कुछ आके रिटर्न में आपको कमेंट देना है जब आपने वो सब वेरीफाई कर लिया। तो इतना यदि आपको मालूम है तो नेक्स्ट स्टेज पे मैं ले जाऊंगा। और एनसीईआरटी के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स इनफ नहीं है आगे उसके लिए, तो इसलिए मुझे हर चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको जब फंक्शन पढ़ाया था तो एक ओवरऑल फंक्शन का एक मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ग्राफ कैसे हो सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, वो सब बताया था। तो उसी तरह से ट्रिगोमेट्री में भी मुझे एडिशनल पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको मेंस का क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो मैंने पिछली बार बताया था कि मेंस के क्वेश्चन भी हमें लास्टली सॉल्व करने हैं उसको, ठीक है। तो इसमें एडिशनल क्लासेस होंगे एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप इसे ज़रूर इसको शेयर करिए, ठीक है, फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप में, स्कूल में, खासकर स्कूल के बच्चों को ज़रूर आप इसे शेयर करिए। तब जाके क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनाता रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।